आज हम लोग लेसर गज पढ़ेंगे। लेसर गज जो है वो भी सरसाम की किस्म है और सरसाम की बलगमी किस्म है, इसलिए इसको इंग्लिश में हम लोगों ने फ्लेगमेटिक मेनिंजाइटिस लिखा है। सरसाम के बलगमी किस्म है और सरसाम बारी, ये यूनानी लफ्ज है जिसके माने निसियान यानी भूलने के हैं, इसलिए ये नाम अर्ज लाजिम के नाम पर रखा गया है। यानी इस मर्ज में यानी लेसर गज में निसियान होता है, अर्ज के तौर पर निसियान होना लाजमी है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा कि ये नाम अर्ज लाजिम। तो सवाल पूछा जा सकता है कि लेसर गज का की वजह तस्मिया क्या है, तो यहाँ पर निसियान नहीं दे करके सीधे ये लिखा में भी लिखा हुआ मर्ज के नाम पर, अर्ज के नाम पर, है ना, या फिर तिब्बा के नाम पर वगैरह वगैरह ऐसे से दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये अर्ज लाजिम के नाम पर रखा गया। लेसर गज यूनानी नाम है, ये भी याद रखिएगा, और उसके माने निसियान के। आगे इसको पढ़िए तो इसके जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इस मर्ज को मर्जुल नौम भी कहते हैं। ये सवाल भी पूछा हुआ है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन इस जो सरसाम से है जो यहाँ पे लिखी गई है, ज्यादातर कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ये यूनानी लफ्ज है, इसके माने भूलने के हैं। इसका इसका ये नाम जो है अर्ज लाजिम पर रखा गया है। नेक्स्ट लिखा है इसका मर्ज का नाम मर्जुल नौम भी कहा गया है। मर्जुल नौम, नौम माने रात होता है, मर्जुल बीमारी, रात की बीमारी। होता क्या है, क्योंकि ऐसा नौम क्यों कहते हैं कि उसके इसमें मरीज बुरी तरह सोया करता है, यानी नींद बहुत आती है ना, इसी वजह से इसको ये नाम रखा गया है। अच्छा, अफ्रीका में ज्यादा होने की वजह से इसको मर्जुल नौम अफ्रीकी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ऐसे तो आप लोग स्लीपिंग सिकनेस जहां पर पढ़े होंगे वहां पर ये जानते होंगे कि स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका में ही पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसको मर्जुल नौम अफ्रीकी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही चीज के कई नाम हो गए, लेसर गज जो कि सरसाम है, मर्जुल नौम, दूसरा मर्जुल नौम अफ्रीकी, ये सब एक ही चीज लिखा हुआ। अदीब अबुल फरज की किताब का नाम मिफ्ताह है, वो लिखा हुआ होगा कहीं पर। कभी कभी किताब इस बार जो आपके 2021 में जो सवाल पूछा गया है राइटर और किताब को मिलाने वाला मैचिंग, वो काफी टफ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ पे मैंने बुक में अपडेट थी तो मैंने इसको नोट कर दिया। अदीब अबुल फरज की किताब का नाम मिफ्ताह है। कहीं देखे होंगे मिफ्ताह में लिखा है, तो पहले आया है। शेख के मुताबिक लेसर गज उस वर्म बलगमी को कहते हैं जो खोपड़ी के अंदर पैदा होता है, और ये वर्म आम तौर पर दिमाग के मजारी या रास्तों में होता है। शेख ने क्या कहा, लेसर गज कैसा होता है, बलगमी वर्म है जो खोपड़ी के अंदर पैदा होता है, और ये वर्म आमतौर पर दिमाग के मजारी, मजारी का माने क्या होता है, नली, है ना, मजारी का माने नली होती है। तो दिख रहा है कि ये मजारी या रास्तों में होता है, न ये के दिमाग के पर्दों, दिमाग की बतून या खास दिमाग में। इन्होंने थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। क्या डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये मजारी में या दिमाग के रास्तों में होता है, ना कि दिमाग के पर्दों में, यानी मेनिंजेस में इन्होंने बताया कि नहीं होता, और ना ही दिमाग के बतून में यानी उसके वेंट्रिकल में भी नहीं होता, या खास दिमाग में नहीं होता। तो उसके जो रास्ता है उसमें कहीं पर ये मर्ज हुआ करता है, या वहां पर उसका वर्म हुआ करता है। आगे लिखा है सुबात इरकी होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबात इरकी, मरीज नींद और बेदारी के दरमियान गुनूदगी और नींद बेहोशी के आलम में पड़ा रहता है। सुबात इरकी का जो माने आप पढ़िएगा, एक अलग से टॉपिक आएगा आगे, आप देखे होंगे किताब में। सुबात इरकी, सुबात माने होता है गहरी नींद, और इरकी माने होता है जागना, बेदारी। यहाँ पर लिख रहा है कि इस मर्ज में मर्जुन नौ में सुबात इरकी होती है। हालांकि हमने ऊपर पढ़ा कि मरीज बुरी तरह सोया करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मरीज नींद और बेदारी के दरमियान की हालत में रहता है, गुनूदगी की हालत में, बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। ना ही उसे बहुत अच्छे से नींद रहती है, ना ही बहुत अच्छे से वो बेदार रहता है। ठीक है,
तो यहाँ तक था ये लेसरगस के बारे में। इसके बाद है अत्ताश। अताश, जिन लोगों की अरबी अच्छी होगी वो अताश के मतलब समझ गए होंगे। अताश अतश से बना है, आयन तो बरीशील। अतश के माने होता है प्यास के, ठीक है। और ये मर्ज चूंकि अताश है, इसमें क्या होगा, बच्चा, बच्चों का मर्ज है और बच्चा बार बार पानी मांगता है। बच्चों का एक मर्ज है, इसमें दिमाग मुतवरिम हो जाता है और बच्चा बार बार पानी मांगता है, लिहाजा इसका नाम, ठीक है, ताश रखा गया। इसके बाद लिख रहा है कि बच्चे के तालू पर सर्द दवाओं का जिम्मात करें, उसके इलाज में लिखा है। इंपॉर्टेंट इसमें अताश में सिर्फ ये याद रखना है कि अताश क्यों कहते हैं, पहला ये। दूसरा ये कि अताश किस मर्ज की किस्म हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, दिमाग में वर्म हो रहा है, तो किसकी किस्म होगी, ये सरसाम की किस्म होगी। अवताश भी सरसाम की किस्म है जो बच्चों में हुआ करता है और इसमें प्यास ज्यादा लगती है, बार बार पानी पीता है, इसलिए इसका नाम अवताश रखा गया है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना चाहिए। चलिए बच्चे का ताजा, बरसाम और सरसाम काजी। बरसाम और सरसाम काजिब। सरसाम तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे सरसाम काजिब है और बरसाम है, दो अलग अलग वर्ड है। सरसाम काजिब, काजिब माने होता है झूठा, काजिब के माने क्या होता है, झूठा। तो सरसाम काजिब का मतलब क्या हुआ, ऐसा सरसाम जो बेसिकली सरसाम है नहीं, बट उसमें सरसाम की जैसी कैफियत पाई जा रही है। क्या लिख रहा है, बरसाम एक वर्म है जो उस पर्दा में होता है जो कल्ब और मेदा के दरमियान वाक़ है, और इसका नाम डायफ्रागमा यानी हिजाब हाजिज, जिसको उर्दू में हम इंग्लिश में हम लोग डायफ्राम कहते हैं, वो है। यानी बरसाम क्या है, इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ डायफ्राम। इन्फ्लामेशन ऑफ डायफ्राम को बरसाम कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है, दिमाग या अक्षय दिमाग में बिना वर्म के सरसाम की अलामतें पाई जाएं तो उसे सरसाम काजिब या गैर हकीकी कहते हैं। यानी कभी ऐसा हो किसी मरीज में कि उसको सरसाम की अलामत मिल रही है, लेकिन न दिमाग में ना ही अक्षय दिमाग में कोई वर्म है, तब ऐसी सूरत जो है वो सरसाम काजिब कहलाएगी या सरसाम गैर हकीकी कहलाती है। इसमें इलाज क्या लिख रहा है, बासलीक या वरीद इब्ती की फस्त खोलें, पिंडलियों पर पचने लगवाएं या सींगियां खिंचवाएं। शफाकलूस दिमागी, नेक्स्ट टॉपिक है शफाकलूस दिमागी। ये भी सरसाम की एक किस्म है। ये सब देखिएगा, सब सरसाम की किस्म है, इसलिए मैंने इसको शुरू में लिख दिया है सरसाम की किस्म है, ताकि आप लोग को ये ध्यान में रहे कि अभी जितना भी पढ़ रहे हैं सरसाम की ही अक़साम में से पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा बरसाम या सरसाम काजी, ये सरसाम किस्म नहीं है, अलबत्ता सरसाम से इसकी अलामत मिलती जुलती है, इसीलिए इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो बरसाम जो है वो सरसाम की किस्म नहीं है, ये याद रखिएगा। शफाकलूस दिमागी ये सरसाम की किस्म है। शफाकलूस के असली माने उसके मुर्दा हो जाने और बेहिस हो जाने के हैं। अगर शफाकलूस के माने पूछे तो आपको ये बताना होगा, उजू के मुर्दा हो जाने और बेहोश हो जाने के हैं। शफाकुलूस से कबल गान गराना हुआ करता है, गान गैंग्रीन बोलते हैं, गैंग्रीन होता है। शफाकुलूस का मादा नहायत रद्दी और फासिद होता है। मुकरात ने फसूल क्या उनकी किताब का नाम है, के 7वें मकाले में लिखा है, यह कहा है कि जिस शख्स के दिमाग में शफाकुलूस नामी बीमारी पैदा होती है वो 3 दिन में हिलाक हो जाता है। अगर 3 दिन से मर्ज तजावुज कर जाए तो सेहत पजीर हो जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछा हुआ है कि शफाकुलूस में मरीज 3 दिन के बाद 3 दिन में मर जाता है, अगर बच जाए तो वो बीमारी आगे बढ़ जाती है या सेहत पजीर भी हो सकता है। ऐसा किसने कहा है, ये सवाल ये हो सकता है, या ऐसा किस किताब में लिखा है, ये भी हो सकता है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि फजूल के कितने कौन से मकाले में लिखा है। तो इसी में से कई सवाल हो सकते हैं इस लाइन से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, शफाकुलूस बेसिकली क्या है, गैंग्रीन के बाद जब उजू मुर्दा हो जाते हैं ना, उसी को शफाकुलूस करते हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है, दिमाग में हो रहा है।
ये हो कहाँ पर है, दिमाग में हो रहा है। जब जाहिर बात है जब दिमाग में कोई खास दिमाग का कोई हिस्सा वहां पर गैंग्रीन की जैसी कैफियत हो और फिर वो हिस्सा मुर्दा हो जाए, तब क्या होगा, उसका असर पूरे बॉडी पर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे वकात ने लिखा है कि जिस शख्स को दिमाग में शफाकुलूस हो जाएगा वो 3 दिन में हिलाक हो जाता है। हमरा दिमागिया, इंसेफेलाइटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। हमरा और सरसाम गर्म में फर्क यह है कि सरसाम गर्म में बेअक्ली लाजिमी है, बुखार और सुर्खी चश्म होती है, और इस बीमारी में न तो बुखार होता है और न बेअक्ली होती है। हमरा दिमागिया ये भी, ये सरसाम नहीं है, अलबत्ता सरसाम से मिलती जुलती इसमें अलामत पाई जाती है, इसलिए इसका यहाँ पर जिक्र भी किया गया है। और चूंकि ये मर्द दिमाग से रिलेटेड है इसलिए अभी भी इसका जिक्र यहाँ पर इसको रखा गया है। क्या लिखा है, हमरा और सरसाम गर्म में क्या फर्क है। सरसाम में गर्म में बेअक्ली लाजिमी, जो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, बुखार होता है जो पढ़े हैं पीछे, और सुर्खी चश्म होती है। और लिखा है कि हमरा दिमागिया में ना तो बुखार होता है और न तो बेअक्ली होती है, यानी हमरा दिमागिया में न बुखार पाया जाएगा न बेअक्ली पाई जाएगी, जो कि दोनों सरसा में पाया जाता है। आगे क्या लिखा है, ये फांसी, तो ये लाइन याद रखने का है कि अगर तफरीक कभी पूछे हमरा दिमागिया से सरसा में, तो उसमें आप क्या जवाब दे सकते हैं। हमरा दिमागिया के बारे में लिखा है, फासिद खून के सऊद कर जाने से होता है। सऊद मैडम इससे पहले भी बताएं पिछले क्लास में, सऊद मैंने होता है चढ़ना, फासिद खून के ऊपर की तरफ चढ़ने से होता है। कहाँ तक चढ़ता है, दिमाग की तरफ, जो सफरा की वजह से सख्त गर्म और तेज हो गया हो। गाहे बुखार, गाहे बगैर बुखार के मर्ज फरानी का सरसा में गर्म हुआ करता है, इसमें मरीज इसी दिन या 3-4 दिन बाद मर जाता है। अगर बिना बुखार के मर्ज फरानीतस हो, यानी किसी को फरानीतस, दो फरानीतस सरसा में गर्म लिखा है तो इसका दोनों मुराद है, दमवी भी सफरा भी, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्रैकेट में सरसा में गर्म लिखा है। और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि फरानीतस और फरानीतस खालिस, यानी दमवी और सफरा भी सरसाम, दोनों को सरसाम हार के नाम से भी जानते हैं। सरसाम में हार हो किसी को और बुखार नहीं हो तो ये फेटल है, उसी दिन मर सकता है या 3-4 दिन के बाद मर जाता है। आगे लिखा है कि वरीद कैफाल, वरीद जुबही, नथनों की वरीद और वरीद जुफदई की फर्ज खोलें। वरीद कैफाल हाथ में है, वरीद जुबही आपके चेहरे पे है, नथनों की वरीद नाक में पाई जाती है, वरीद जुफदी आपके जबान के नीचे है। ये 4 अलग अलग वरीदों का नाम बताया गया है, इन जगहों का फर्ज खोलने के लिए कहा गया है। बाकी इलाज सरसाम सफरावी के मानिंद करें। माशरा, इससे जो सवाल पूछा है वो पहला पॉइंट है। आप लोग को पढ़ने के अलावा जो काम इंपॉर्टेंट है, जो करना चाहिए, वो ये कि रोजाना कम से कम 10 ही क्वेश्चन चाहिए पीछे एग्जाम का, वो पढ़ना चाहिए। 10 क्वेश्चन कम से कम पीछे जो पूछा गया है उसका आप इकट्ठा जमा रखिए, जितना जमा कर सकिए उतना जमा कीजिए, और उसमें से एक साथ शुरू से बनाते चलिए। ये नहीं कि आज ये बना रहे कल वो बना रहे, रैंडम नहीं, एक क्वेश्चन, एक पेपर उठा लीजिए एक ईयर का, उसके 10 क्वेश्चन आज बनाइए, दूसरे दिन 10 क्वेश्चन बनाइए, तीसरे दिन 10 क्वेश्चन बनाइए, इस तरह से 10 दिन में आप खत्म कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि कितने में खत्म हो जाए, 1 महीने में 3 पेपर खत्म, 3 ईयर का खत्म होगा। अगर 1 महीने में 3 साल का पेपर खत्म होगा तो आने वाले 7 महीने में कितना होगा, 21 साल। उतने साल से अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको 10 साल का पेपर अगर सॉल्व हो जाए तो काफी है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका हमारा होना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का बेहतर तरीका है कि आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखिए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखिए, और उस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में जाके देखिए जहां से क्वेश्चन लिया गया है, उस क्वेश्चन के टेक्स्ट को पढ़िए और उसके ऑप्शंस को भी देखिए, ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं उसको देखिए, और एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाइए।
यानी उसके सेंटेंस को चेंज करके क्वेश्चन बनाइए, उसके ऑप्शंस को चेंज करके क्वेश्चन बनाइए। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाने का तरीका आपके अंदर आ जाता है, तब उस क्वेश्चन का जो सवाल पूछा गया एग्जाम में, उसका कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा उस क्वेश्चन के लिए। आप रटे रटाए नहीं है, है ना, आपके पास उस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, इसलिए क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। अगर आप इस तरह से ईमानदारी से सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं रोजाना, तो आने वाले 4-5 महीने में आपको एक जखीरा हो जाएगा क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन से 10 का मतलब क्या हुआ, एक दिन में आप 100 क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। ठीक है। कोई भी एग्जामिनर या कोई भी सवाल आप उठा करके देख लीजिए, इस साल का भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, देख लीजिए, बहुत टफ क्वेश्चन है, नो डाउट। कोई भी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, वो ऐसे ही नहीं पूछा गया है। ठीक है। बिना पढ़े, बिना टेक्स्ट पढ़े नहीं हो सकता, रटा रटाया नहीं है। ठीक है। इसीलिए अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगी। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हर क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा हुआ है पहले, हर क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से पूछा हुआ है। उसका पूछने का अंदाज बदल गया है, उसके ऑप्शंस बदल गए हैं, उसके सेंटेंस बदल गए हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, यही करने के लिए कह रहा हूं आपको। क्वेश्चंस पढ़िए, उसका सेंटेंस अपने से बदलिए, उसके ऑप्शंस अपने से बदल लीजिए, और एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन बना लीजिए, टेक्स्ट में जाके पढ़िए। अगर आपने इतना कर लिया तो एग्जाम में अच्छे हाई स्कोर से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। लेकिन ईमानदारी इसमें होनी चाहिए। लेकिन है कि सबके साथ मैं जानता हूं उतना वक्त नहीं है, सबके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जितना कह रहा हूं उतना कर पाए। हाँ, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, उतना तो आप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा, उतना आपको निकालना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दी सब्जेक्ट के आप क्या पढ़ते हैं उसके अलावा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए रोजाना 10 कम से कम। चलिए, ये क्वेश्चन मैं अभी इसमें मुझे याद आया, माशरा का ये जो सिरयानी लफ्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे नजर से कम 2 बार गुजरा है कि एग्जाम में पूछा हुआ है। माशरा किस जबान का लफ्ज है? ठीक है, कम से कम 2 बार ये सवाल पूछा हुआ है। इंग्लिश में इसको फेशियल इरिसिपेलास बोलते हैं। ये सिरयानी लफ्ज है। ये मर्ज सफरा आमेज तेज खून से पैदा होता है। ये नहीं पूछा, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें सफरा आमेज तेज खून है इसका सबब, लेकिन पूछा है इसका लफ्ज सिरयानी लफ्ज। सरसाम की किस्म में दाखिल है मगर हकीकत में फलगमुनी की किस्म। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इसको सरसाम की किस्म में लिखा गया है, लेकिन हकीकत में ये फलगमुनी की किस्म है। सरसाम दमवी का इलाज करे। उसूल इलाज क्या होगा? सरसाम दमवी के उसूल पर इसका इलाज होगा। नेक्स्ट है खुराज दिमाग। खुराज दिमाग जिसको सेरेब्रल एब्सेस भी लिखेंगे, क्या है? सरसाम का अंजाम है। किसी को सरसाम अगर हो गया तो अंजाम के तौर पर खुराजी दिमाग हो सकता है। इस मर्ज की मियाद, मियाद माने पीरियड, 2-3 हफ्ते से लेकर 2-3 महीने तक है, जिसके अंदर ही मरीज मर जाता है। यानी किसी को ब्रेन में एब्सेस हो गया तो वो 2 से 3 महीने के अंदर मर जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पहला है, खुराज दिमाग किस मर्ज के अंजाम के तौर पर पैदा हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है सरसाम मुखी नुखी या सरसाम मुखी नुखाई। दोनों एक ही वर्ड है, सरसाम मुखी नुखी या हुम्मा मुखी नुखाई। मुतअद्दिद शदीद बुखार है। मुतअद्दी, मुतअद्दी माने इन्फेक्शियस, शदीद माने सीवियर फीवर, है ना। सीवियर इन्फेक्शियस फीवर है जो कभी कभी वबान फैलता है, यानी पेंडेमिक होता है या एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है। इसे गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है। जालिनूस ने इस बुखार का जिक्र अपनी किताब हिलतुल बर में हुमा गशिया के नाम से किया है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि हुमा मुखी नुखाई, या जिसको सरसाम मुखी नुखी कहते हैं। मुखी नुखाई का मतलब हुआ कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इसका जो है मर्ज है,
स्पाइन कॉर्ड, खास करके सर्वाइकल रीजन वाला। इसीलिए गर्दन तोड़ बुखार, गर्दन में काफी दर्द होता है, गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। जिक्र कौन किया है? जालिनूस ने। किस किताब में? हिलतुल बर में। किस नाम से? हुमा गशिया के नाम से। यानी जिसका नाम सरता मुखी नुखी है या हुमा मुखी नुखाई है, उसी का दूसरा नाम हुमा गशिया भी है। लेकिन ये किसके पास है? जालिनूस के हिसाब से। नब्ज सरी चलती है तमाम जिसमें शिद्दत का दर्द होता है, जिसमें अकड़ जाता है और अमूमन सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है। बुखार 5 या 6 रोज के बाद जिस्म के मुख्तलिफ मुकामात पर और बिलखुसूस ज़ेरी हिस्से में सुर्ख या स्याही माइल धब्बे पड़ जाते हैं, फिरदाएं आंख में इल्तिहाब होकर पीप पड़ जाती है। इस मर्ज का अंजाम अमूमन खराब होता है। अमूमन 30 से 70% मरीज फौत हुआ करते हैं, नहीं मर जाया करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में है, इलाज बिल मिसल मुअस्सिर है जो आल मिला नील नेहा के जरिए से रतूत दिमागी नखये में दाखिल किया जाता है। सीरम ट्रीटमेंट। सीरम कैसे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ब्लड निकाल लीजिए, किसी मरीज का ब्लड निकाल लीजिए और उससे सीरम अलग कर लीजिए और उस सीरम को फिर किसी मरीज के जिस्म में दाखिल कर दीजिए, उससे वो मरीज ठीक हो जाएगा। जैसे कि अभी पेंडेमिक में आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जाता था कि भाई कोई जो बीमार मरीज है, मतलब कोविड का मरीज है, उसका ब्लड लेकर के उसका सीरम दूसरे को चढ़ाया जाता था। ठीक है, तो कुछ को तो फायदा हुआ होगा, कुछ को फायदा नहीं हुआ, बट ये फिर बाद में प्रोटोकॉल से हटा लिया गया कि भाई ये प्रोटोकॉल में नहीं है और इससे ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है इलाज बिल में, आपको याद रखना चाहिए कि इलाज बिल मीम स्वाद लाम मिस्ल क्या है। चलिए दवार। दवार वर्टिगो को कहते हैं, इसको दौरान सर भी कहते हैं। दवार के माने चक्कर के हैं। देखिए माने अलग चीज है ना, और उसका इस्तिलाही माने अलग चीज है। लफ्जी माने कुछ और हो सकती है और इस्तिलाही माने कुछ और हो सकती है। कभी कभी दोनों एक ही हुआ करती है। दवार के माने चक्कर लिखा है यहाँ पर, और इस मर्ज में सर का चक्कर लाजिम है, इसी वास्ते इसका ये नाम रखा गया है। तो दवार की वजह तस्मिया क्या है? और सर दवार लाजिम के नाम पर रखा गया है। दवार के असबाब वासला गाहे रकीक या गलीज इखलाक या रूह बुखारात होते हैं जो बटून के, जो दिमाग के बटून या रगों में इकट्ठे हो जाते हैं। कहता है कि दिमाग के जो बटून, बटून क्या है? वेंट्रिकल्स हैं या रगों में जो वेसल्स हैं, जो सिस्टम है उसमें ब्लड सप्लाई का या नर्व जो कंडक्शन है उसका, उस जगह पर गलीज इखलाद या गलीज रिया जमा हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है असबाब दिमागी। इसी में असबाब दिमागी क्या है? वो अखलात जो नफ्स दिमाग में होते हैं, नफ्स दिमाग में नहीं, खास दिमाग में, वो अखलात जो खास दिमाग में होते हैं वो गाहे बारिद होते हैं, यानी बलगम सौदा, और रिया है बारिदा, और गाहे हार यानी खून सफरा, रिया है हार्रा, और बुखरा, यानी सब असबाब में शामिल है। सब कैसे शामिल हो गया? बारिद में बलगम सौदा भी है और हार में खून सफरा भी है। तो खून हार की वजह से भी है हो सकता है और बारिद की वजह से भी हो सकता है, साथ में राह बारिदा की वजह से भी हो सकता है और राह हार्रा की वजह से भी हो सकता है और बुखारात की वजह से भी हो सकता है। तो सब कुछ इसके असबाब में शामिल है। यहीं पर जिक्र है माउल जुब्न का, और माउल जुब्न के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि माउल जुब्न के इतने फायदे हैं कि दूसरी किसी मुस्हिल में नहीं है। फिर से समझ लीजिए, माउल जुब्न में इतने फायदे हैं कि किसी दूसरी मुस्हिल में नहीं है। माउल जुब्न क्या है? जुब्न माने होता है दूध और माँ माने होता है पानी। इसके माने हो गया माउल जुब्न यानी दूध का पानी। अमूमन दूध को फाड़ करके अगर पानी हासिल करते हैं तो वो माउल जुब्न कहलाएगा, कोई दो राय नहीं है। बट जो माउल जुब्न आपकी किताब में बताया गया है उसका जिक्र ठीक नीचे आएगा, इसलिए उसको हम लोग फिर बाद में समझेंगे। आपको अगर कोई पूछे माउल जुब्न क्या है, तो अगर इतना आप बता दें कि दूध को अगर फाड़ दिया जाए और उसका पानी अलग कर लिया जाए तो वो माउल जुब्न कहलाएगा। ठीक है, क्या है ये? इस खुसूसियत क्या है? रकीकुल कवाम, और लतीफ होने के बाद इसकी कुव्वत बदन के अंदर पहुंच जाती है और उसके मसामात और जौहर में घुस जाती है। क्या हुआ? फिर से समझिए,
रकीकुल कवाम है, यानी इसका जो मतलब के कवाम है, कवाम किसको बोलते हैं, इधर वो पतला है कि गाढ़ा है, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी बोलेंगे इंग्लिश में, पतलापन या गाढ़ापन जो है उसके बारे में लिख रहा है कि ये ज्यादा पतला है, रकीक है, कवाम में ये रकीक है। और लतीफ होने की वजह से, लतीफ माने हल्का है, जो चीज हल्की होगी और पतली होगी वो पतले पतले रास्ते में आसानी से पहुंच सकती है, इसीलिए लिखा है कि रकीकुल कवाम, और लतीफ होने की वजह से इसकी कुव्वत बदन के अंदर पहुंच जाती है, और वजू के मसामात यानी जो आज़ा के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हो सकते हैं और उसके जौहर में घुस जाती है। नेक्स्ट खुसूसियत लिखा है कि इसमें एक किस्म की चिकनाई होती है जिसकी वजह से आज़ा ढीले और नरम हो जाते हैं और मवाद फिसल जाते हैं। यानी माउल जुब्र में हाइदर सिर्फ तो पानी है वो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चिकनाई होती है, और उस चिकनाई की वजह से लिख रहा है कि आज़ा ढीले और नरम हो जाते हैं और मवाद फिसल जाते हैं। तीसरी खूबसूरत लिखा है कि माउल जुब्र के बचे हुए फुजला से बदन अपनी गिजा हासिल करता है। यानी माउल जुब्र में आपने तो पनीर अलग कर लिया है, उसमें सिर्फ पानी बचा है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जैसे जिसमें क्या कर सकता है, अपनी गिजा हासिल कर लेता है। चौथी जो खुसूसियत है वो ये है कि दूध, पानी, चिकनाई और पनीर से मुरक्कब है। दूध क्या है, पानी, चिकनाई और पनीर से मुरक्कब है, और इससे पनीर इलाजा कर लिया जाता है। आपने दूध से क्या किया, पनीर को अलग कर दिया, तो उसमें बच क्या गया, पानी और थोड़ी सी चिकनाई। ठीक है, तो वही लिखा है। तो मायत जो इसहाल लाती है और लताफत पैदा करती है, मायत माने पानी, पानी जो है, पानी को अरबी में माँ कहते हैं, और उसी से बना है यहाँ पे मायत, यानी उसकी जो पानी का हिस्सा है वो इसहाल लाती है और लताफत पैदा करती है। और चिकनाई जो उसमें रह गई है पनीर निकलने के बाद, वो नुजुज देती है और नरम कर देती है। नुजुज यानी मादे को जिस्म से निकलने के लायक बना देती है, ठीक है, और नरम कर देती है। और लिखा है कि और ये दोनों खासियतें और खूबियां किसी एक मुसिल में नहीं पाई जाती, और इसी वजह से इस मुसिल को यानी माउल जुब्न को बेहतरीन मुसिल करार दिया गया है। एक बात और यहाँ पर बता दें, शायद आगे आएगा, माउल जुब्न जो है सौदावी अमराज के लिए बेहतरीन दवा है। अगर कोई मरीज सौदावी मर्ज में मुब्तला है तो उसके लिए हम लोग माउल जुब्न इस्तेमाल कराते हैं। अब बताया यहाँ पर कि माउल जुब्न बनाते कैसे हैं। लिख रहा है कि माउल जुब्न बनाने के लिए राजी ने अपनी किताब फाखिर में ऐसी बकरी के दूध लेने का जिक्र किया है जो सुर्ख हो, तंदुरुस्त हो, जवान हो और बच्चा जने 40 रोज या से ज्यादा हुए हों। कभी कभी ये पूछा हुआ भी है कि माउल जुब्न बनाने के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल दूध हासिल करते हैं। अभी मुझे लगता है 3-4 साल पहले ये सवाल पूछा है, उसमें भेड़ भी लिखा रहता है, कई जगह भेड़ लिखा रहता है, लेकिन बकरी इसका सही जवाब है। ठीक है, और क्या लिखा है कि बच्चा जने उसे 40 रोज हुए हों, 40 रोज या उसके से ज्यादा हुए हों। ठीक है, और वो बकरी कैसी हो, सुर्ख हो और तंदुरुस्त हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो बकरी सुर्ख नहीं होगी तो उसका माउल जुब्न नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, बन सकता है। बेहतरी के लिए बताया गया, जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसको यहाँ पर उसने लिखा है। ऐसा नहीं कि 40 रोज हुए हों तभी उसका माउल जुब्न बनेगा, बल्कि 60 रोज वाले का भी माउल जुब्न बन सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि 40 रोज वाला इस्तेमाल किया जाए। और आगे लिखा है, माउल जुब्न बनाने के दौरान इंजीर की लकड़ी से दूध को चलाया जाता है। इस लकड़ी का दूध माउल जुब्न में शामिल होने से इसहाल के लिए मुअय्यन साबित होती है। मुअय्यन माने उसको सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है, वो दूध जो उस लकड़ी में पाया था। किस लकड़ी में, इंजीर की लकड़ी में। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि माउल जुब्न बनाते वक्त कौन सी लकड़ी से उसको चलाया जाता है, इंजीर की लकड़ी। ये भी पूछा जा सकता है कि इंजीर की लकड़ी से ही क्यों चलाया जाता है। तो उसमें क्या जवाब हो सकता है, क्योंकि उसकी लकड़ी में जो दूध होता है वो इसहाल लाने में मुअय्यन साबित होती है, सपोर्टिव होती है। ठीक है, तो ये मतलब माउल जुब्न से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उसको आप लोग याद रखिएगा। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है माउल जुब्न का,
लिख रहा है मौलजुम्न के लिए बकरी के दूध को तरजीह देने की गरज इसहाल और तलय्युन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप लोग याद रखिए। अगर ये सवाल पूछे कि बकरी की ही दूध, क्योंकि अब सवाल ऐसे ही पूछा जा रहा है, अब ये नहीं पूछा जाता मौलजुम्न के लिए कौन से जानवर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अब ये सवाल पूछा जाता है कि मौलजुम्न के लिए बकरी ही क्यों तरजीह देते हैं। जवाब क्या है? इसकी गर्ज यह है कि इसहाल और तलय्युन इसमें पाया जाता है। अच्छा, आगे लिखा है बकरी के दूध में पानी, रतूबत और चिकनाई दूसरे दूध की निस्बत ज्यादा है। पानी भी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो रतूबत ज्यादा होगी, ऑब्वियस है, और भी चिकनाई भी दूसरे दूध मतलब और भी दूसरे जानवर का जो दूध है उससे ज्यादा है। हाँ, अब आगे ऑप्शन दिया है भेड़ के दूध में पनीर ज्यादा होने की वजह से सर्द है, इसलिए कंपेरेटिवली भेड़ के दूध से बकरी का दूध इस्तेमाल करना बेहतर है। गाय के दूध में चिकनाई ज्यादा होने की वजह से गर्म है, तो कंपेरेटिवली हम बकरी का दूध इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि गाय का दूध बनिस्बत उसके ज्यादा गर्म है, हमको औसत दर्जे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऊंटनी और गधी के दूध में गर्चे पानी ज्यादा है, लेकिन दोनों निहायत जाली, गसाल और लतीफ है। इसमें लिख रहा है कि ऊंटनी और गधी के दूध में पानी है, ज्यादा है, लेकिन आगे लिखा है कि जाली है। जाली मतलब साफ करने वाला, जिला बख्शने वाला। ठीक है, गसाल, तो साल के भी लगभग माने उसी तरह से, गुस्ल करने वाला, धो देने वाला। लतीफ माने हल्की। तो यहाँ पर जो अतिब्बा को जो जरूरत है उसके हिसाब से जो एतदाल पे है वो बकरी का दूध है, ये एतदाल पे है। ठीक है, भेड़ के दूध में सर्दी ज्यादा है, गाय के दूध में गर्मी ज्यादा है, ऊंट और गद्दी के दूध में पानी ज्यादा होने है, लेकिन उसमें जो ये जो फंक्शन है वो शायद इसको नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट, शरियान सुबाती में फज्द करना मना है क्योंकि ये कल्ब से करीब है, सर की तमाम शरियानों से कुशादा है, उसको काटने के बाद इसका बंद होना दुश्वार है, और अगर इसे हाथों से दबाया जाए तो गशी आ सकती है। नफीस ने इन शरियानों को इतनी देर तक दबाने से मना किया है जितनी देर तक इंसान अपना सांस ना रोक सके। ठीक है, तो शरियान सुबाती जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें फस्द करने के लिए मना किया गया है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर ये वजह बताई गई है। और शरियान सुबाती को दबाने से भी मना किया गया है कि आप इतनी देर न दबाएं जितनी देर तक इंसान अपना सांस नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखा वदा जैन, ये इससे पहले बाद में कई बार आएगा वदा, याद रखिएगा। वदा जैन दो रगे हैं जो हलक के दोनों तरफ होकर गुजरती हैं, अजूब साय से उगती हैं। ठीक है, हलक के दोनों तरफ होकर गुजरती हैं। आई थिंक ये जुगलर वेन है। उसूल इलाज क्या है, इसमें मुकव्वियात और दाफिर तशन्नुद दवा से इलाज किया जाता है। तफशील एक गिजा है जो सिरका और छिली हुई मसूर के दाल के साथ पकाई जाती है। कंकरजद एक पेड़ है जिसको हिंदी में कंकर और अरबी में हर्षफ कहते हैं, उसकी गोंद है जो निहायत सख्त कयावर है। सरदारो, सरदारो वो मसफूफ दवा है, मसफूफ यानी सफूफ किया हुआ, पाउडर किया हुआ, जो किसी जुशांदा वगैरह पर ऊपर से डाली जाती है। जबलहंग जंगली तिल या बकुल को और अतिब्बा तुम तुरबुज स्याह को कहते हैं, बकुल को, और बाज अतिब्बा तुम तुरबुज स्याह को कहते हैं। तो ये सब जो है कुछ गिजा कुछ दवा का यहाँ पे जिक्र है जो आपकी किताब में दिया हुआ है दवार के जिक्र के अंदर। हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए, वक्त तो कम है, अगर रह जाए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।